हेलो दोस्तों, मैं गौरव धामा एक बार फिर पेश हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिकवा हवेली के इतिहास की। तो वीडियो शुरू करते हैं। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब हवेलियां हमारे गांवों और शहरों में जीती जागती और सांसें लेती हुई पाई जाती थीं। मगर वक्त के साथ कदमताल बैठाने में पिछड़ रही हवेलियों के किस्से धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गायब होने लगे हैं, और हवेलियों का जिक्र अब हेरिटेज के बहाने ही होता है। जिक्र पुरानी दिल्ली की हवेलियों का हो या हरियाणा राजस्थान की हवेलियों का, ये हवेलियां बीते वक्त के दिलचस्प किस्से अपने सीने में छुपाए बैठी हैं। और बात अगर किसी 700 साल पुरानी हवेली के रेस्टोरेशन की हो, तो ये अपने आप में एक अजूबे से कम नहीं। दिल्ली की सरहद को लांघते ही चंद पलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत इलाके में काठठा गांव की खूबसूरत शिकवा हवेली रेस्टोरेशन और पुनर्निर्माण की अद्भुत कहानी कह रही है। इस हवेली को स्थानीय लोग काजियों की हवेली या मेहराबों वाली हवेली या हवा महल के नाम से भी जानते हैं। सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग पर काठठा गांव के एक ऊंचे टीले पर बसी इस हवेली की कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में तकरीबन 700 साल पीछे की ओर लौटना होगा। किस्सा 1398 का है, जब काबुल से चली तैमूर लंग की भारी भरकम फौज उत्तर भारत को रौंदती चली आ रही थी। सोनीपत और पानीपत के रास्ते दिल्ली को बड़ी बेदर्दी से लूटा गया, और जब इतने से पेट नहीं भरा तो तैमूर लंग ने यमुना पार के इलाकों का रुख कर लिया। अब इस इलाके की बर्बादी तय थी, मगर यहाँ के काजी ने तरकीब लगाई। काजी तैमूर के पक्षी प्रेम से वाकिफ थे, सो उन्होंने बहुत सोच समझ कर तैमूर लंग को एक सफेद मोर भेंट किया। तीर सही निशाने पर लगा। तैमूर बहुत खुश हुआ और इस इलाके को छेड़े बिना मेरठ की ओर निकल गया। इस तरह ये इलाका बचा रह गया। बस तभी से काठठा की ये काजियों की हवेली काठठा गांव के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रही। शायद यही वजह है कि मुगलिया सल्तनत के खत्म होने के बावजूद काठठा की इस हवेली में अदालत लगने का सिलसिला 20वीं सदी की शुरुआत तक बदस्तूर चलता रहा। सन 1970 तक परिवार के लोग हवेली में आते जाते रहे, मगर धीरे धीरे इसके बाशिंदे इससे दूर होते गए और हवेली वक्त की थपेड़ों के आगे भला कब तक खड़ी रहती। वक्त के साथ इसकी बुलंदी ढलने लगी और अधिकांश हिस्से खंडहर में तब्दील होने लगे। मगर इस हवेली के वारिस शाकिर बिन रज़ा को उनकी जड़ें बुला रही थी। शाकिर यूनाइटेड नेशंस में डिप्लोमेट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। दुनिया के 12 देशों में अपनी सेवाएं देने के बाद और तकरीबन 90 देशों की यात्रा करने के बाद जब नौकरी से फुर्सत हुई तो अपने पुरखों की इस विरासत को फिर से खड़ा करने का मजबूत इरादा लेकर अपने गांव लौट आए। ये इतना आसान काम नहीं था, मगर दिल में अपनी विरासत के प्रति गहरे जुड़ाव ने रज़ा परिवार को ये काम शुरू करने का हौसला दिया। फिर शुरू हुई 13 वर्षों तक चलने वाली पुनर्निर्माण की लंबी कहानी, जिसमें अपनी यादों से गर्द को हटाते हुए पूरी हवेली को फिर से खड़ा करने की जिद और जद्दोजहद शामिल थी। इस काम में उनके सिविल इंजीनियर भाई ने बहुत मदद की, मगर यहाँ एक खास बात थी कि हवेली के बरसों तक चलने वाले पेचीदा काम के लिए रज़ा परिवार ने किसी आर्किटेक्ट की मदद नहीं ली।
उन्होंने आसपास के उन्हीं मिस्त्रियों, मजदूरों और कारपेंटरों की मदद ली, जिन्हें पहले से इस तरह के काम करने का अनुभव था। इसकी खास वजह थी, इससे जहां हवेली के रूप को नकलीपन से बचाया जा सका, वहीं आसपास के लोगों को बरसों तक रोजगार भी मिला, और धीरे धीरे लोगों का हवेली से जुड़ाव भी हुआ। इसके अलावा राजस्थान से पत्थरों को काटने वाले कारीगरों ने भी तकरीबन 7 सालों तक यहाँ रहकर काम किया, मगर उनके लिए शर्त ये थी कि हवेली पर राजस्थानी प्रभाव नजर नहीं आना चाहिए। मगर ये काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही टेढ़ा था। मिस्त्री भी इस काम को पूरे दिलो जान से कर रहे थे, और रजा परिवार के साथ इतने घुल मिल गए थे कि मिस्त्री मिसेज रजा को बहू कहकर बुलाते थे। काम सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे चलता। एक समय लगभग 100 मिस्त्री, मजदूर और कारीगर दिन रात काम करते। कभी कभी मिस्त्री नाराज हो जाते और काम छोड़कर चले जाते थे, मगर उनके हुनर के कदरदान रजा उन्हें किसी तरह मना कर बुलवा ही लेते, और एक बार फिर गिले शिकवों को भुलाकर शुरू हो जाता सपने को साकार करने का सफर। एक दफा शारिक आगरा से एक बेहद खूबसूरत पच्चीकारी किया हुआ पत्थर अपनी ख्वाबगाह में लगवाने के लिए लेकर आए, मगर मिस्त्रियों के हिसाब से इस पत्थर पर किया हुआ काम सही नहीं था। उन्हें इस पर फूल की डिजाइन में एक पत्ती ज्यादा नजर आई, सो कह दिया कि ये पत्थर ख्वाबगाह का हिस्सा नहीं हो सकता। मिस्त्रियों ने कह दिया तो कह दिया। अब लाख मान मनोवल हुई, मगर पत्थर ख्वाबगाह में नहीं लगाया गया। जानते हैं उस पत्थर को आखिरकार कहाँ जगह मिली? उसे जगह मिली एक टॉयलेट में। रजा साहब से जब किसी ने पूछा कि इस हवेली को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, तो वे बस मुस्कुरा कर रह गए और कहा कि इसका हिसाब लगाने की उन्होंने कई बार कोशिश की, मगर किसी ठीक अंदाजे तक वो नहीं पहुंच पाए। निर्माण का काम जहां 13 वर्षों तक चला, वहीं हवेली की साज सज्जा का काम और 2 वर्षों तक चला। इसकी सजावट में रजा साहब की तमाम पोस्टिंग के दौरान उनके द्वारा इकट्ठी की गई तमाम बेशकीमती चीजों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। अब ये हवेली 2009 से शारिक रजा, उनकी लेखिका, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता पत्नी अलका रजा और उनके बेटे साहिल का घर है। बर्मा लॉन्ज। हम लोग उस रोज हवेली के खास मेहमान थे। बर्मा लॉन्ज दरअसल हवेली का ड्राइंग रूम है, और शारिक रजा की बर्मा पोस्टिंग के दौरान संजोई गई तमाम खूबसूरत चीजों का म्यूजियम है, जिसमें तमाम एशियाई देशों से लाई गई हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं, सजावटी सामान, स्मृति चिन्ह, कीमती पत्थरों से बनी पेंटिंग, चियांगमाई से लाए गए चिड़ियों के पिंजरे आदि रखे हुए हैं। इसी लंबे चौड़े लॉन्ज में एक दीवार पर रेस्टोरेशन की कहानी को बयां करती तस्वीरें हैं, तो दूसरी ओर धातुओं के बेशकीमती स्मृति चिन्ह, बार और फूल की टेबल भी एक कोने में सजी है। मतलब एक आरामदायक स्टेकेशन का पूरा इंतजाम। अब बारी थी हवेली को करीब से समझने की। रजा साहब ने एक एक कर हवेली के कमरे दिखाने शुरू किए। हवेली के मुख्य कोर्टयार्ड में बर्मा लॉन्ज के ठीक सामने दूसरी ओर गोल्डन रूम है। इस हॉल में प्रवेश करते ही दुनिया जहान से लाई गई बेशकीमती चीजों से आंखें चुन दिया जाती है। इस कमरे में तमाम चीजों के बीच एक पालकी हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है। इस पालकी में ही शारिक रजा की मां विवाह के बाद घर आई थी। इसी कमरे में एक और शारिक रजा और अलका रजा की एक खूबसूरत तस्वीर है। ये तस्वीर मिस्टर और मिसेज रजा की मोहब्बत की कहानी की गवाही दे रही है।
ये राज भी खुद मिसेज रज़ा ने खोला था कि इन दोनों की मुलाकात दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहां कानपुर की अलका रशियन लैंग्वेज में ग्रेजुएट स्तर का कोर्स कर रही थी और काठठा के शारिक लॉ पढ़ रहे थे। अलका को शुरुआत में लगा था कि शारिक कोई अफगान रिफ्यूजी हैं। धीरे धीरे परिचय मुलाकातों और मुलाकातें मोहब्बत में बदल गईं, और ये सिलसिला 8 सालों तक चलता रहा। आखिरकार दोनों ने दो अलग धर्मों के बावजूद एक होने का फैसला किया। उस दौर में ये आसान काम कतई नहीं था, मगर के साथ सब सांचे में ढलता चला गया। बाद में अलका रज़ा ने पत्रकारिता की दुनिया को अपना लिया और वॉर कोरेस्पोंडेंट के रूप में भी तमाम देशों में काम किया। क्रिस्टल रूम इसी गोल्डन हॉल से एक रास्ता क्रिस्टल रूम में खुलता है। ये फिरोजी रंग की दीवारों और कांच की खूबसूरत कारीगरी से दमकता डाइनिंग हॉल है, जहां खास मेहमानों को दावत दी जाती है। कुछ इसी तरह का एक कक्ष राष्ट्रपति भवन में देखने को मिलता है, जहां राष्ट्रपति अपने मेहमानों को भोज देते हैं। यहाँ का अंदाज भी कुछ इसी तरह का है। हाँ, इस कमरे में दीवारें बड़ी बड़ी पेंटिंग्स से नहीं भरी हैं, मगर दीवारें यहाँ भी खाली नहीं हैं। शाकिर जब इस कमरे से परिचय करा रहे थे तो मेरी नज़र दाईं ओर की दीवार पर ठहर गई। यहाँ दुनिया के तमाम देशों और शहरों की स्मृतियों को उन जगहों से लाई गई चम्मचों के संग्रह के जरिए जिंदा रखा जा रहा है। छोटी छोटी बेहद खूबसूरत कई दर्जन चम्मचें उन देशों के प्रतीकों के साथ यहाँ मौजूद हैं। है ना खूबसूरत तरीका अपनी यादों को संजो कर रखने का। यहाँ से निकलकर जब अंदर वाले कोर्टयार्ड में पहुँच जाते हैं, इसी कोर्टयार्ड में एक दरवाजा यूरो रूम में खुलता है। इस कमरे में यूरोप में पोस्टिंग के दौरान खरीदी और इकट्ठा की गई चीजें शामिल हैं, जिनमें तमाम खूबसूरत फर्नीचर, तस्वीरें और सजावटी सामान शामिल हैं। यूरो रूम से ही एक दरवाजा दूसरे कमरे में खुलता है। ये जजेज रूम था, छोटा मगर आकर्षक इंटीरियर जिसकी छतों में बर्मा टीक की लकड़ी की ईंटें बर्गों के ऊपर लगाई गई हैं, मगर लगता ही नहीं कि छत में ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसे बनाने वालों का हुनर ही कहा जाएगा कि इस छत से कभी पानी लीक नहीं हुआ। शारिक बता रहे थे कि ये कमरा हवेली के तमाम कमरों की तुलना में थोड़ी बेहतर हालत में उन्हें मिला था, सो उसमें से जो भी बचा सके उसे हवेली के पुनर्निर्माण में काम में लेने की कोशिश की गई। एक सिगार पीने के लिए माफिक कमरे की झलक देने वाला टी रूम है, जहां जहां बैठकर घंटों सिगार के कश भरते हुए बहस मुबाहिसे किए जा सकते हैं। इसी कमरे के पास से एक दरवाजा बाग-ए-बहिश्त यानी कि गार्डन ऑफ हेवंस में खुलता है। मेहमानों के खास 6 कमरे। इस वक्त हवेली के कुल 6 कमरे मेहमानों के लिए खोले गए हैं, जहां आप आकर ठहर सकते हैं। इनमें मुख्य कोर्टयार्ड में प्रिंसेस रूम है और ऊपर पहली मंजिल पर अफ्रीका लॉन्ज में खुलने वाले राइडर्स रूम और हंटर रूम। आपको बर्मा लॉन्ज याद होगा, ये अफ्रीका लॉन्ज ठीक बर्मा लॉन्ज के ऊपर ही है। इसी मंजिल पर पीकॉक रूम और पर्ल रूम भी मौजूद हैं। पीकॉक रूम में अंदर दीवारों पर गहरा इंडिगो रंग और दीवारों पर उभरी डिजाइनों में चटक लाल, पीला और सुनहरा रंग आसपास मोर की मौजूदगी का एहसास कराते हैं। हर छोटी छोटी चीज का बारीकी से ख्याल रखा गया है। इस हवेली का नाम शिकवा हवेली ही क्यों रखा गया, आओ इसके बारे में भी जानते हैं। इसकी भी एक कहानी है। दरअसल बचपन में शारिक की शिकायतों और शिकवों का कोई अंत नहीं था।
वे कभी इसकी तो कभी उसकी शिकायतें अपनी माँ से करते रहते। सो उनकी अम्मी प्यार से उन्हें शिकवा मियाँ कहकर बुलाने लगी, जिसे अब तक काजियों की हवेली के नाम से जाना जाता था, वो अब इन मासूम से शिकवों के कारण शिकवा हवेली हो गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।